हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 2023 के लिए। 2023 के लिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडरमा जिला की तरफ से इसे रिलीज किया गया है। जेक जो बोर्ड है उधर से सिर्फ एक ही मॉडल सेट आया है, बाकी कोडरमा जिला की तरफ से आया है। लेकिन कहीं से भी आए, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण बात है। तो जितना भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, सिर्फ सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ कुछ अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं। तो इसका हल आपको इस प्रकार लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कुल आवेश Q = 1 कूलॉम। तो एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉन होंगे। N = Q/E, और यहाँ पर Q = 1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, हम वाहनों में अवतल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो बताना है कि बाइक में या फिर फोर व्हीलर में जो पीछे देखने के लिए आईना लगा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्यों। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आंसर लिख देना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देना है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। उदाहरण के लिए जिंक प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। इस उदाहरण को देखिए, CuSO4 में SO4 Cu के साथ था, कॉपर के साथ, लेकिन अगला जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसमें देखिए SO4 जिंक के साथ है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, वर्षा जल में CO2 SO2 जैसी गैसें घुली होती है जो कार्बोनेट अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि बनती है। इनका आयनों में विच्छेदन होता है, इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आश्रित जल में घुलनशील लवण या गैस नहीं होती। यहाँ पर गैस होगा, सिर्फ गैस होगा। ओके, गैसें भी हो सकता है, गैसें आप लिख सकते हैं, गैसें नहीं होती, इसीलिए इसका आयनीकरण नहीं होता और इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, अमाशयिक रस जो अमाशय की कोशिकाओं से स्रावित होता है में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका pH मान लगभग 3, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है 3, जिसका pH मान लगभग 3 होता है। यह निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, यह अक्रियशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तीसरा, यह भोजन को नरम कर देता है।
तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया और एक तरफ लिखना है टहलना, उसके बाद दोनों में अंतर लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया में देखिए पहला यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, फिर टहलना में यह ऐच्छिक प्रतिक्रिया है। फिर देखिए दूसरा प्रतिवर्ती में यह शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया है। फिर यहाँ पर टहलना में दूसरा देखिए यह समय पर लेकिन धीमी प्रतिक्रिया है। फिर देखिए तीसरा यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। फिर टहलना में तीसरा यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। फिर चौथा देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है, न कि पूर्ण शरीर। फिर देखिए टहलना में टहलने का अर्थ है पूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, गति करना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 नंबर, परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। जैव मंडल अति विशाल है और इसका अध्ययन एकल इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसे अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। अब इसके जो घटक हैं वो यहाँ पर देखिए। पारितंत्र के घटक, पहला है अजैव घटक, दूसरा जैव घटक। यहाँ पर देखिए अजैव घटक में पहला भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक कारक और तीसरा कार्बनिक कारक। जैसे यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, आपको भी इसी प्रकार से बनाना है। फिर देखिए भौतिक कारक में है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दबाव। फिर अकार्बनिक पदार्थ में है जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। फिर यहाँ पर देखिए जैव घटक में है उत्पाद यानी कि हरे पौधे, उपभोक्ता यानी कि जंतु, फिर अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से पारितंत्र के घटक हैं। ये सबको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए सेक्शन बी 8 नंबर, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की लपेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रकाश की चाल निकालना है कांच में। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50। फिर कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग भी मान लेते हैं, =? निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 8 नीचे नहीं होगा, ये ऊपर घात में होगा। 3 × 10⁻, इस तरीके से जहाँ जिससे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। फिर देखिए नीचे कांच का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग कांच में प्रकाश की चाल ही रहने देंगे। फिर देखिए कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग बराबर के दूसरे साइड लाएंगे, तो इधर आकर ये कांच प्रकाश की चाल हो जाएगा। और फिर हम लोग 1.5 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे, तो इधर ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको हम लोग बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, लेकिन इसको फिर इधर लाएंगे तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है कांच में प्रकाश की चाल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। आंखों के इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर,
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। एक तरफ आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरे तरफ ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिख लेना है और बीच में लाइन खींच देना है। देखिए पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ओर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा मुक्त होती है और यहाँ पर ऊष्माशोषी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया अवशोषित करती है। किसका? तो यहाँ पर ऊष्मा आप लिख सकते हैं। ऊष्मा अवशोषित होती है। फिर देखिए इसमें तापमान में वृद्धि होती है। ऊष्माक्षेपी में तापमान में वृद्धि होगी, इसमें तापमान में कमी होगी। उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पाद के सापेक्ष अधिक होती है। फिर अभिक्रिया यहाँ पर देखिए दूसरे साइड अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष कम होती है। फिर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वातावरण का ताप बढ़ जाता है और ऊष्माशोषी में देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा में कमी आती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11 नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। तो समजातीय श्रेणी को उदाहरण के साथ समझाना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 आदि हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रकार्यात्मक समूह समान होता है, इसीलिए उनके रासायनिक गुणधर्म में अंतर नहीं होता। इन सभी को एक समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH है। इस समूह के सभी सदस्य CH2 अंतर से भिन्न हो जाते हैं। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH आदि हैं। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो हम लोगों को बताना है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं देखिए। पहला नंबर, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व, यहाँ पर के होगा, तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। दूसरा देखिए, न्यूलैंड्स ने, यहाँ पर ने होगा, न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। फिर तीसरा देखिए, अपनी सारणी में तत्वों को समजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया था। जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में हैं, उन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, चाहे उनके गुणधर्म उन तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्म में समानता है। फिर देखिए चौथा, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक में देखिए
इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरा देखिए अलैंगिक जनक, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। फिर तीसरा देखिए यह जनक केवल असूत्री समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अगुणित युग्मक नहीं बनते। फिर देखिए लैंगिक जनन में, इस जनन में असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। फिर देखिए अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता। फिर लैंगिक में अगुणित युग्मकों के मिलन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। फिर देखिए पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। यहाँ पर लैंगिक में देखिए युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। फिर देखिए अलैंगिक जनन में बिना बीज वाले पौधों जैसे गुलाब, अंगूर तथा केले में अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव है। फिर लैंगिक में देखिए केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन हो सकता है। फिर देखिए अगला, इतना भी लिखिएगा तो काफ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, पर मैं सभी को एक बार पढ़ दूँ। देखिए संतति जीवों की जीनी संरचना मातृ जीवों के एकदम समान संतति जीवों में माता व पिता दोनों जीवों के लक्षण होती है। फिर देखिए लैंगिक में संतति जीव माता व पिता दोनों जीवों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः संतति जीव माता व पिता दोनों से ही थोड़ा भिन्न होते हैं। फिर देखिए अगला, नए किस्में विकसित नहीं हो सकती और लैंगिक में विभिन्नताओं के एकत्र होने से नए लक्षणों वाले जीव का विकास हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेक्शन सी में थोड़ा सा लंबा आंसर देना पड़ेगा आपको। 15 नंबर देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को आपको सेम टू सेम बना लेना है। फिर देखिए नीचे, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 है तथा इसमें धारा I प्रवाह होती है। अतः ओम का नियम से V1 = IR1, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर देखिए V2 = IR2, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर देखिए V3 = IR3, ये हो गया समीकरण तीसरा। समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ देखिए कुल विभवांतर V है, तो इसलिए हम लोग V1, V2, V3 को डायरेक्ट हम लोग V लिख देंगे और यहाँ पर जो I है उसको कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा R1 + R2 + R3, ये हमारा समीकरण चौथा हो जाएगा। यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं धारा I हो तो ओम के नियम से V = IR, ये समीकरण पांचवा हो जाएगा। समीकरण चौथा और पांचवा से IR = समीकरण आपका चौथा देखिए ये वाला है, इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए I और I कट जाएगा, ये वाला I कट गया, बचेगा R = R1 + R2 + R3। तो यही हमारा आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाह की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। अब देखिए बनावट, इसमें ABCD एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है।
उसे आर्मेचर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रहता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय X एवं Y से जुड़े होते हैं और ये दो ब्रूशों B1 एवं B2 से जुड़े रहते हैं। इनको एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3-4 बार बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। फिर आगे देखिए कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली क्या होता है, देखिए जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करता है जो एक बल युग्म बनाते हैं। ये बल युग्म कुंडली के एक भाग CD भुजा को ऊपर की ओर और दूसरी भुजा AB भुजा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके द्वारा उत्पन्न बल अघूर्ण कुंडली को घुमाता है। आधे चक्कर में B1 के ब्रश का X से और B2 के ब्रश का Y से संपर्क हो जाता है, अतः धारा की दिशा बदल जाती है तथा लगने वाले बलों के कारण कुंडली दूसरा आधा चक्कर भी पूरा करती है। इस तरह से यह क्रिया बारंबार दोहराई जाती है और कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित होने तक घूमती रहती है। फलतः कुंडली से जुड़ा शाफ्ट भी घूमता है। आगे देखिए विभक्त वलय का महत्व। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर, इसका बनावट, सिद्धांत और कार्यप्रणाली याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर जो भी समीकरण दिया गया है इसको संतुलित करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला N2 + H2 गिव्स NH3। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। समीकरण जो है वो बराबर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा BaCl2 + AlZSO4 3 गिव्स BaSO4 + AlCl3। तो यहाँ पर हम लोग एक बार यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर 4 लगा देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर H2O गिव्स H2 + O2। तो यहाँ पर हम लोग H2O में 2 लगा देंगे और H2 में 2 लगा देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर C6H12O6 + O2 गिव्स CO2 + H2O। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 ग्लूकोज, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बाकी यहाँ पर 6 लगा देना है, यहाँ पर भी 6 लगा देना है, यहाँ पर भी 6 लगा देना है। आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा या फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो हो जाएगा। बस देखना है आपको यहाँ पर कौन कौन सा तत्व है और तीर चिन्ह के दोनों साइड तत्वों की संख्या बराबर होगी, आपका समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए हम लोग एक चित्र देख लेते हैं श्वसन तंत्र का। तो देखिए ये रहा मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम लाया है इसका आपको बनाना है। आप अपने से भी अपने बुक से या कोई और पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, ये सब डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। एक डायग्राम तो पक्का आएगा आपका एग्जाम में। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का है और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है ये सबको आपको याद कर लेना है और मेंशन जरूर कीजिएगा। और इधर जो कुपिका है ये उतना जरूरी नहीं है, आप नहीं बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है 19 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है।
मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। पहला देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक के ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स यानी कि एक्स एक्स। पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई। तीसरा देखिए, पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र रहते हैं। चौथा देखिए, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। पांचवा देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स यानी कि लड़की में विकसित होता है, एक्स एक्स युग्मज बनता है जो लड़की में विकसित होता है। फिर देखिए छठा, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मज लड़के में विकसित होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो डायग्राम है इधर साइड में, ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा, अच्छा आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर नर है, मादा है, इस तरीके से यहाँ पर नर के पास एक्स और वाई रहता है और मादा के पास सिर्फ एक्स रहता है। अगर यहाँ पर मादा का है, यहाँ पर मादा का है, अगर एक्स के साथ मिल गई तो एक्स एक्स हो जाएगा यानी कि मादा, और अगर वाई के साथ एक्स मिल गई और यहाँ पर एक्स वाई हो गया तो ये नर यानी कि लड़का बन जाएगा। तो ये डायग्राम को आपको बनाना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सोल्व किए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। जल्द ही मैं सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको इसका रिटर्न चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जितना भी मेरा यहाँ का आंसर है सब कुछ आप रिटर्न में निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।